Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. Today's topic of my video is interregnum period. इंटररेग्नम पीरियड को कॉमनवेल्थ पीरियड भी कहा जाता है एंड इस पीरियड का टाइम स्पैन था 1649 टू 1660. 1649 से पहले किंग चार्ल्स फर्स्ट रूल करते थे एंड 1649 में उनको बीहेड करवाया गया. पार्लियामेंट ने उनको बीहेड कर दिया गया एंड 1660 में किंग चार्ल्स फर्स्ट के बेटे किंग चार्ल्स सेकंड रूलर बने, मोनार्क बने इंग्लैंड के. ये वाला जो टाइम स्पैन था 1649 टू 1660 जिसमें कोई भी किंग नहीं था, इस पीरियड को इंटररेग्नम पीरियड या फिर कॉमनवेल्थ पीरियड कहा जाता है. इंटररेग्नम का मतलब होता है बिटवीन रेन या फिर ऐसा पीरियड जिसमें कोई भी किंग नहीं था. इंटररेग्नम से पहले कैरोलाइन एज था, इसके बाद रेस्टोरेशन एज था. इंटररेग्नम से पहले कैरोलाइन एज में किंग चार्ल्स फर्स्ट रूल करते थे. 1649 तक इन्होंने रूल किया, जबकि इस पीरियड में कोई भी किंग नहीं था. और बाद में रेस्टोरेशन एज में किंग चार्ल्स सेकंड आते हैं 1660 में और वो रूल करते हैं. So this period of 11 years from 1649 to 1660 is called interregnum period because there was no king. And this period is also called Commonwealth period because जब किंग चार्ल्स फर्स्ट को बीहेड कर दिया गया 1649 में, तब इंग्लैंड को कॉमनवेल्थ डिक्लेयर किया गया. इंग्लैंड वॉज डिक्लेयर्ड एज कॉमनवेल्थ. इंग्लैंड को रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया गया. पार्लियामेंट की शुरुआत हुई एंड ये एक्ट भी पास किया गया कि आगे से कोई भी इंग्लैंड में किंग रूल नहीं करेगा. सो दिस इज कॉल्ड इंटररेग्नम पीरियड एंड कॉमनवेल्थ पीरियड. तो इंटररेग्नम पीरियड को हम अच्छे से अब समझते हैं. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कैरोलाइन एज में किंग चार्ल्स फर्स्ट रूल करते थे 1625 टू 1649 में. 1625 में जब इनके फादर किंग जेम्स फर्स्ट की डेथ होती है तब ये रूल करते हैं. 1649 में पार्लियामेंट उनको बीहेड करवाता है. किंग चार्ल्स फर्स्ट क्योंकि ये बिलीव करते थे डिवाइन राइट्स ऑफ द किंग, इनके फादर किंग जेम्स द फर्स्ट ने डिवाइन राइट ऑफ द किंग को प्रोपाउंड किया था और किंग चार्ल्स द फर्स्ट भी इसके फर्म बिलीवर और फर्म सपोर्टर थे डिवाइन राइट्स ऑफ द किंग. इसी के चलते हुए वो अपने आप को गॉड के इक्विवेलेंट मानते थे और वो कहते थे कि मैं किसी भी एक्शन के लिए किसी को भी जवाबदेही नहीं है मेरी, मैं सिर्फ भगवान को ही अपने सारे एक्शंस के लिए आंसरेबल हूं. तो वो किसी की भी बात नहीं मानते थे. पार्लियामेंट्स की तो बात वो बिल्कुल भी नहीं मानते थे. पार्लियामेंट्स के साथ कोई नेगोशिएशंस नहीं करना चाहते थे क्योंकि वो अपने ऑर्डर्स को सुप्रीम मानते थे. इसी के चलते हुए पार्लियामेंट एंड किंग चार्ल्स फर्स्ट के बीच में बहुत सारे क्लैशेस हुआ करते थे और इन क्लैशेस की वजह से बहुत सारे सिविल वॉर्स शुरू हो गए 1642 से. और इस सीरीज ऑफ सिविल वॉर्स को ही कहा जाता है इंग्लिश सिविल वॉर, जो कि 1642 टू 1651 चला. और ये सिविल वॉर इट वाज फॉट बिटवीन पार्लियामेंटेरियंस एंड किंग चार्ल्स फर्स्ट. पार्लियामेंटेरियंस को राउंड हेड्स कहा जाता था, किंग चार्ल्स फर्स्ट को कैवेलियर्स कहा जाता था. ड्यूरिंग अर्ली इंग्लिश सिविल वॉर्स किंग चार्ल्स फर्स्ट की आर्मी बहुत ही ज्यादा विक्टोरियस हो रही थी, जीत रही थी. बट बाद में ओलिवर क्रॉमवेल की लीडरशिप में एक आर्मी बनी जिसका नाम था न्यू मॉडल आर्मी. इसी न्यू मॉडल आर्मी की वजह से, जिसके लीडर थे ओलिवर क्रॉमवेल की वजह से, किंग चार्ल्स फर्स्ट की आर्मी डिफीट हो गई और 1648 में किंग चार्ल्स फर्स्ट वॉज कैप्चर्ड. इनको कब्जे में ले लिया गया, इनको इम्प्रिजेंट कर दिया गया. अब पार्लियामेंटेरियंस ने सोचा अगर ये इंग्लिश सिविल वॉर्स को खत्म करना है तो किंग चार्ल्स फर्स्ट को मारना ज्यादा जरूरी है. तो पार्लियामेंट में ये इशू हुआ कि किंग चार्ल्स फर्स्ट के लिए डेथ वारंट साइन किया जाए. बट पार्लियामेंट में उस तरह से उस समय हाउस ऑफ कॉमन्स के पीपल थे और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पीपल थे. जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के जो लोग थे वो किंग चार्ल्स फर्स्ट के बहुत ज्यादा सपोर्टर थे. वो किंग चार्ल्स फर्स्ट के साथ ऐसा कुछ भी नहीं चाहते थे. तो अल्टीमेटली रम्प पार्लियामेंट बुलाई जाती थी. रम्प पार्लियामेंट ऐसी पार्लियामेंट होती थी जिसमें हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पीपल या फिर रॉयलिस्ट कह सकते हैं या फिर सपोर्टर ऑफ किंग्स कह सकते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं होते थे. सिर्फ हाउस ऑफ कॉमन्स के पीपल हुआ करते थे जो कि एंटी किंग थे. वो चाहते थे कि अब इंग्लैंड में रेवोल्यूशन आए और किंग्स से छुटकारा मिले. तो हाउस ऑफ कॉमन के पीपल से जो
पार्लियामेंट बनी थी उसको कहते थे रम्प पार्लियामेंट। अब ये रम्प पार्लियामेंट ही सारे डिसीजंस दिया करता था। तो 20 जनवरी 1949 में चार्ल्स द फर्स्ट वॉज चार्ज ऑफ हाई ट्रीजन्स, मर्डर्स, डैमेजेस, मिसचीव्स टू नेशन। इनको इन सब चार्जेस से कोर्ट में बुलाया गया। तो किंग चार्ल्स द फर्स्ट को बार बार कहा गया, फॉर फर्स्ट 3 days उनको कहा गया कि अपनी अपनी प्लीडिंग करो, अपने लिए डिफेंस में कुछ बोलो। बट किंग चार्ल्स द फर्स्ट, बिकॉज ही वॉज द फर्म बिलीवर ऑफ डिवाइन राइट ऑफ द किंग, बार बार यही कहते रहे दैट ही इज नॉट आंसरेबल फॉर हिज एक्शंस टू एनीवन, ही इज आंसरेबल टू गॉड ओनली। और उन्होंने, उनकी एक इंपॉर्टेंट लाइन है जो उन्होंने उस वक्त कही, आई वुड नो बाय व्हाट पावर आई एम कॉल्ड हिदर, बाय व्हाट लॉफुल अथॉरिटी। वो कहते रहे कि किस पावर से मुझे इधर बुलाया गया, कौन सी लॉफुल अथॉरिटी से मुझे बुलाया गया, क्योंकि उस वक्त ऐसा तो कोई प्रोविजन था ही नहीं कि पार्लियामेंट किंग को चैलेंज कर सके। पार्लियामेंट एक साइनिंग अथॉरिटी होती थी जो किंग्स के ऑर्डर्स को बस साइन करके वो एक्ट पास किया करती थी। बट यहां पर वो उन्होंने कहा कि कौन सी पावर से एक किंग को, एक मोनार्क को कोर्ट में लाया गया। तो ये 3 दिन तक होता रहा। उन्होंने, वो ऐसे बोलते रहे और उन्होंने अपने डिफेंस में कुछ भी नहीं कहा। एंड अल्टीमेटली 59 जजेस या फिर 59 कमिश्नर्स ने चार्ल्स द फर्स्ट का डेथ वारंट साइन किया। और ओलिवर क्रॉमवेल भी उनका डेथ वारंट साइन करने में एक थे। उन्होंने, वो 3rd सिग्नेटरी थे किंग चार्ल्स फर्स्ट के डेथ वारंट को साइन करने के लिए। 30वें नंबर पर उन्होंने साइन किया था। एंड इसी वजह से 30 जनवरी 1949, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 30 जनवरी 1949 को किंग चार्ल्स द फर्स्ट को बीहेड कर दिया गया। अब इसी 1949 में तब इंग्लैंड वॉज डिक्लेयर्ड एज कॉमनवेल्थ। इंग्लैंड को कॉमनवेल्थ डिक्लेयर किया गया, रिपब्लिक डिक्लेयर किया गया कि अब पार्लियामेंट ही रूल करा करेगी इंग्लैंड में। मैंने आपको जैसे बताया कि रम्प पार्लियामेंट तब बुलाई जाती थी, तब एक नॉर्मल पार्लियामेंट नहीं बुलाई जाती थी। रम्प पार्लियामेंट कंसिस्टेड ऑफ पीपल ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स या फिर सपोर्टर ऑफ पार्लियामेंटेरियंस। बिल्कुल सपोर्टर ऑफ किंग बिल्कुल भी नहीं हुआ करते थे। तब रम्प पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया कि एक्ट प्रोहिबिटिंग द प्रोक्लेमिंग एनी पीपल टू बी किंग ऑफ इंग्लैंड और डोमिनियंस देयर आफ्टर। तब इंग्लैंड में एक एक्ट पास हुआ कि इंग्लैंड या फिर इंग्लैंड की डोमिनियंस, लाइक इंग्लैंड के जितने भी डोमेन्स थे, जैसे इंडिया उनमें से एक डोमेन्स था, तो वहां पर अब कोई भी किंग रूल नहीं करेगा। तो 1649 से लेकर 1653 तक तो ओलिवर क्रॉमवेल एक लीडिंग मेंबर थे पार्लियामेंट के। वो न्यू मॉडल आर्मी के हेड तो थे ही, लीडर तो थे ही, साथ ही साथ पार्लियामेंट के या फिर हाउस ऑफ कॉमन के एक इम्पॉर्टेंट मेंबर भी थे। 1649 में जब इंग्लैंड को कॉमनवेल्थ डिक्लेयर कर दिया गया तो वो अपनी आर्मी को लेकर चले गए स्कॉटलैंड में। स्कॉटलैंड में उस वक्त रूल कर रहे थे किंग चार्ल्स द सेकंड। किंग चार्ल्स द फर्स्ट की तो डेथ हो गई थी, तो वहां पर अब रूल कर रहे थे चार्ल्स द सेकंड। तो वो ओलिवर क्रॉमवेल की जो आर्मी थी वो स्कॉटलैंड चली जाती है ताकि किंग चार्ल्स द सेकंड को हरा सकें। तो 1651 में वो किंग चार्ल्स द सेकंड को हरा देते हैं और किंग चार्ल्स द सेकंड ये 1651 में चले जाते हैं फ्रांस में, एग्जाइल में चले जाते हैं। और 51 से लेकर 1660 तक, ये 9 इयर्स तक वो फ्रांस में ही एग्जाइल में रहते हैं। तो 1651 में स्कॉटलैंड भी कॉमनवेल्थ डिक्लेयर हो जाता है। सो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड कॉमनवेल्थ कंट्रीज बन जाती हैं। इसमें कॉमनवेल्थ होता है। 1649 में तो इंग्लैंड में कॉमनवेल्थ हो जाता है और 1651 में स्कॉटलैंड में। अब इस पीरियड में रम्प पार्लियामेंट्स बार बार बैठती थी और बार बार डिसॉल्व हो जाती थी, क्योंकि रम्प पार्लियामेंट के जो मेंबर थे वो अब अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखते थे। बार बार बहस होती थी और अपनी ही बहस में वो डिसॉल्व कर देते थे। बहुत ही ज्यादा हंसी मजाक, एक दूसरे को सरकाज़्म, यही सब वहां पर चलता रहता था। इसी वजह से वहां पर इंटरनल क्लैशेस बहुत ज्यादा होते थे और धीरे धीरे रम्प पार्लियामेंट दे शोड डिस्ट्रस्ट टुवर्ड्स ग्रोइंग पावर ऑफ आर्मी। आर्मी बहुत पावरफुल हो रही थी, तो इससे वो अपने डिस्ट्रस्ट दिखा रहे थे, अपनी हेट्रेड भी दिखा रहे थे।
तो आर्मी का लीडर तो उस वक्त ओलिवर क्रॉमवेल था, तो इसका मतलब वो अपना डिस्ट्रस्ट और हेट्रेड एक तरह से वो ओलिवर क्रॉमवेल की तरफ दिखा रहे थे। तो बार बार पार्लियामेंट डिसॉल्व भी होती थी। तो 20 अप्रैल 1653 में जो इम्पोर्टेंट डेट है, इस पीरियड में, इस टाइम में ओलिवर क्रॉमवेल बहुत ज्यादा फेडअप हो गए थे। उन्होंने इस दिन ही डिसमिस्ड द रम्प पार्लियामेंट बाय फोर्स। उन्होंने इस रम्प पार्लियामेंट को डिसमिस कर दिया। जितने भी वहां लोग बैठे थे उनको बाहर भगा दिया, उनको भेज दिया। उन्होंने अपने सोल्जर्स को उस दिन बुलाया पार्लियामेंट में और उनको ऑर्डर दिया कि ये चैम्बर बिल्कुल खाली हो जाना चाहिए। तो उन्होंने फोर्स से जितने भी वहां के लोग बैठे थे उनको बाहर निकाल दिया पार्लियामेंट से। और इनकी एक इंपॉर्टेंट स्पीच में से एक इंपॉर्टेंट लाइन है, यू हैव सैट टू लॉन्ग फॉर एनी गुड, यू हैव बीन डूइंग लेटली, इन द नेम ऑफ गॉड गो, यू आर नो पार्लियामेंट। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट इनका वो सेंटेंस है, यू आर नो पार्लियामेंट। उन्होंने कहा तुम पार्लियामेंट नहीं हो, ऐसी पार्लियामेंट हमने नहीं बनाई थी। और उन्होंने स्पीकर को कमांड किया कि इसी वक्त चेयर से उठ जाओ, और स्पीकर को उन्होंने कहा फूल्स बॉबल भी कहा। तो उन्होंने ये पार्लियामेंट खाली करवाई, लॉक लगाया और चल दिए। सो अब उन्होंने एक अपनी पार्लियामेंट बनाई जिसके अंदर आर्मी के ऑफिसर्स थे सारे, और ओलिवर क्रॉमवेल थे। तो इन्होंने, इस पार्लियामेंट ने उनको बनाया लॉर्ड प्रोटेक्टर ऑफ इंग्लैंड। वो लॉर्ड प्रोटेक्टर ऑफ इंग्लैंड बन गए थे 1653 में, और 1658 तक जब उनकी डेथ नहीं हुई थी तब तक वो लॉर्ड प्रोटेक्टर बने रहे। तो ये 5 इयर्स वो लॉर्ड प्रोटेक्टर बने। तो असली पावर में वो अब आए थे, लॉर्ड प्रोटेक्टर ऑफ इंग्लैंड बन गए। ये नाम बस लॉर्ड प्रोटेक्टर था, बाकी सब कुछ वो किंग की तरह ही करते थे, वो मोनार्क की तरह ही करते थे। जैसे किंग चार्ल्स फर्स्ट बाद में पार्लियामेंट को डिसॉल्व करते थे, उसी तरह से ये भी डिसॉल्व करते थे बार बार। जैसे वो एक तरह से डिवाइन राइट्स ऑफ द किंग को फॉलो करके ऐसे ही कमांड्स देते थे और चेक रखते थे उस पे कि वो कमांड्स फॉलो हो रही हैं या नहीं, ऐसे ही ये भी बहुत स्ट्रिक्ट कमांड्स देते थे और उस पर प्रॉपर चेक रखते थे कि वो कमांड्स फुलफिल हो रही हैं या नहीं। जैसे मोनार्क किंग चार्ल्स फर्स्ट या फिर मोनार्क के बाद उसका सन, चाहे वो लायक हो या ना हो, वो किंग बनता था। इसी तरह से इनका भी सन रिचर्ड क्रॉमवेल बाद में सेकेंड लॉर्ड प्रोटेक्टर बना। सो बस नेम ही चेंज था, बाकी इस सब कुछ ये किंग की तरह ही कर रहे थे। सो 1653 टू 1659 इसलिए कहा है क्योंकि उसके बाद रिचर्ड क्रॉमवेल ने भी रूल किया था। तो इस पीरियड को प्रोटेक्टोरेट पीरियड भी कहा जाता है। सो ये वाला जो पीरियड, इंटररेग्नम पीरियड, कॉमनवेल्थ पीरियड या फिर प्रोटेक्टोरेट पीरियड भी इसको कहा जाता है। बट प्रोटेक्टोरेट पीरियड प्रिसाइसली था 1653 टू 1659। इस पीरियड में वो हेड ऑफ द स्टेट बने थे। अब ओलिवर क्रॉमवेल क्योंकि एक प्यूरिटन थे, उन्होंने बहुत स्ट्रिक्टनेस कर रखी थी, सोशल लाइफ बहुत ही ज्यादा हार्ड हो गई थी, लोग इनसे बहुत ज्यादा फेडअप हो गए थे। इनकी सारी लाइफ रिलीजन के अराउंड ही घूमती थी। 1642 में जब सिविल वॉर स्टार्ट हुए थे तब तो थिएटर क्लोज हो ही गए थे। तो 1642 टू 1660 ये 18 साल तक ये थिएटर्स क्लोज रहे, बिल्कुल बैन रहे। तो इसमें तो कोई ड्रामेटिस्ट का आना असंभव था। तो ड्रामेटिस्ट की कई ड्रामेटिस्ट की जॉब्स चली गई थी, सबकी इनफैक्ट जॉब चली गई थी। तो सोशल लाइफ बहुत टफ हो गई थी, एंटरटेनमेंट तो पूरा बैन था। संडे के दिन कोई प्ले करता हुआ नजर नहीं आना चाहिए, कोई वर्क करता हुआ नजर नहीं आना चाहिए। ओनली प्रेयर्स, सिर्फ प्रेयर्स ही होनी चाहिए संडे के दिन। एंड अटेंडिंग चर्च वॉज मैंडेटरी, संडे के दिन चर्च अटेंड करना मैंडेटरी था। बैनिंग ऑफ फेस्टिवल्स, क्रिसमस जो कि एक बहुत ही ज्यादा पॉम्प एंड शो वाला फेस्टिवल है और फेस्टिवल था, उसको बैन कर दिया। क्रिसमस, ईस्टर सब बैन हो गए। लाइव्स फोकस्ड ऑन रिलीजन में ही सारी लाइफ फोकस होती थी। गैम्बलिंग, ड्रिंकिंग, थिएटर्स, जो भी एंटरटेनमेंट के साधन थे उसको बैन कर दिया। मेकअप एंड 2 कलरफुल ड्रेसेस फॉर वुमेन वर बैन। वुमेन वर एक्सपेक्टेड टू डू ओनली हाउस होल्ड वर्क्स और अपने चिल्ड्रंस को पाले, बस उनसे यही एक्सपेक्ट किया जाता था। मेकअप वगैरह बिल्कुल बैन था। फुटबॉल, रेसलिंग, हॉर्स रेसिंग ये भी बैन कर दी गई।
और 1 डे इन एवरी मंथ, जो पहले फीस्ट डे होता था अब 1 डे इन एवरी मंथ फास्ट डे होने लग गया। सो जो लोग थे वो बहुत फेडअप हो गए थे इस लाइफ से, ये बहुत हार्ड लाइफ हुआ करती थी। और ओलिवर क्रॉमवेल ये इंश्योर करते थे कि इनके जितने भी ऑर्डर्स हैं वो अच्छे से फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो उन्होंने अपने इंग्लैंड को 11 एरियाज में डिवाइड कर दिया गया था और ईच एरिया वॉज रूल्ड बाय गवर्नर जनरल्स, मेजर जनरल से रूल करते थे और वो चेक रखते थे कि ये सब बैन है या नहीं, इन सब चीजों को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सो आयरलैंड में भी इनका बहुत ही गंदा नाम है ओलिवर क्रॉमवेल का, क्योंकि आयरलैंड कैथोलिक कंट्री थी और ये एकदम से प्यूरिटन थे, तो ये कैथोलिक से हेट्रेट करते थे। उन्होंने कई आयरिश चिल्ड्रन को स्लेव बना दिया गया, आयरिश लोगों को मर्डर कर दिया गया था इनका ब्रूटली। तो ही लेफ्ट डार्क स्टेन इन आयरलैंड हिस्ट्री। आयरलैंड हिस्ट्री में एक ये ब्लैक धब्बे के समान है ओलिवर क्रॉमवेल। तो ओलिवर क्रॉमवेल को कोई कोई डिक्टेटर कहते हैं, लाइक विंस्टन चर्चिल, इनको डिक्टेटर कहते थे। और कोई कोई इनको मैन ऑफ लिबर्टी भी कहते थे, लाइक जॉन मिल्टन इनको मैन ऑफ लिबर्टी भी कहते थे। तो इनकी जो एक इमेज है वो डुअल इमेज है। अब 1648 में क्रॉमवेल की डेथ हो जाती है और इनको बहुत रिस्पेक्टफुली वेस्टमिंस्टर एबे में बरी किया गया। वेस्टमिंस्टर एबे वो वाला प्लेस है जहां पर किंग और क्वींस को बरी किया जाता था, उनको वहीं पर ही बरी किया गया। इनके बाद आए रिचर्ड क्रॉमवेल जो कि सेकंड लॉर्ड प्रोटेक्टर बने, बट ही वाज कंसिडर्ड एज ए गुड मैन, बट he did not have capabilities as his father. अपने फादर की तरह वो कैपेबल नहीं थे, तो he was forced to resign in 1660. And 1660 में किंग चार्ल्स II मोनार्क बने। चार्ल्स II को फ्रांस से बुलाया जाता है इंग्लैंड में बहुत रिस्पेक्टफुली और उनको मोनार्क बनाया जाता है। अब जब ये मोनार्क बन जाते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा मतलब बदला लेते हैं, जिन्होंने उनके फादर की डेथ का बदला लेते हैं, जिन्होंने उनके फादर के डेथ वारंट को साइन किया था, उनको वो उनकी ग्रेव्स से उनको निकाला जा रहा था और उनको भी गड्ढे वगैरह में फेंक दिया जा रहा था। तो उन्होंने 30 जनवरी 1661 डेट चूज की। 30 जनवरी ठीक 12 साल बाद 30 जनवरी 1649 किंग चार्ल्स I को भी हेड किया गया था। ठीक 12 साल बाद 30 जनवरी 1661 में बॉडी ऑफ द क्रॉमवेल वॉज रिमूव फ्रॉम वेस्टमिंस्टर एबे। ही वॉज चार्ज फॉर हाई ट्रीजन, जैसे उनके फादर को चार्ज किया गया था हाई ट्रीजन के लिए। इनकी बॉडी को निकालकर जो इनका जो स्केलेटन था उसको पहले हंग किया गया, चेन से बांधा गया, उसके बाद इनको बीहेड किया गया। हेड जो था इनका डिस्प्ले किया गया 20 फीट स्पाइक में, एक कांटेदार आयरन की रॉड में इनके हेड को बांधा गया और 20 फीट हाइट में इनके हेड को रखा गया ताकि सारे लोग, इंग्लैंड के सारे लोग इसको देख सकें। हालांकि ओलिवर क्रॉमवेल ने जब किंग चार्ल्स I को बीहेड किया था तो उनके हेड को बाद में स्यू कर दिया था ताकि प्रॉपर इनको फ्यूनरल मिल सके, प्रॉपर रिस्पेक्ट दी जाए इनकी फैमिली द्वारा, जबकि इनके हेड को किंग चार्ल्स II ने स्पाइक पे लगाया गया। इनकी बॉडी को जैसे मैंने बताया कि वेस्टमिंस्टर एबे से हटाया गया, बाद में इनकी बॉडी को पिट में, एक खड्डे में, एक गड्ढे में, इनको कॉमन ग्रेव में इनकी बॉडी को फेंक दिया गया। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब ओलिवर क्रॉमवेल की डेथ हुई थी 1658 में, तो 3 ग्रेटेस्ट जो पोएट्स थे वो इनके फ्यूनरल इन्होंने अटेंड की थी, एंड्रयू मार्वल, जॉन ड्राइडन एंड जॉन मिल्टन। एंड्रयू मार्वल ने क्रॉमवेल के ऊपर लिखा था एन होरेशियन ओड अपॉन क्रॉमवेल्स रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट ओड है जो एंड्रयू मार्वल ने क्रॉमवेल पे लिखा। जॉन ड्राइडन ने भी क्रॉमवेल की प्रेज की थी हीरोइक स्टैंजास में, बट जॉन ड्राइडन एक ऐसे पर्सन थे, वो जैसा राजा आता था उसकी तरफ हो जाते थे। तो जब ओलिवर क्रॉमवेल थे तो उन्होंने हीरोइक स्टैंजा लिखा उनकी प्रेज में, पर जब किंग चार्ल्स II आए तो उन्होंने वेलकम किया किंग चार्ल्स II को अपनी पोएम एस्ट्रिया रिडक्स में। देन जॉन मिल्टन, उन्होंने सोनेट 16 स्पेसिफिकली डेडिकेट किया क्रॉमवेल को। क्रॉमवेल आर चीफ ऑफ मैन हु थ्रू अ क्लाउड। सो मेजर इसमें राइटर्स थे, इसमें जो मेजर राइटर थे वो थे जॉन मिल्टन। इनके टाइम में जॉन मिल्टन ने बहुत सारी पोएट्री लिखी। थॉमस ऑफ, इजैक वॉल्टन, जर्मी टेलर, थॉमस फुलर,
ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ कैरोलाइन एज प्रोज राइटर में। सो ये सारे इंपॉर्टेंट प्रोज राइटर्स हैं और स्पेशली जॉन मिल्टन इस एज के इंपॉर्टेंट राइटर हैं। So friends, if you like my video, then please press the like button, subscribe my channel and share this video as much as possible. Thank you.